गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना पोत INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज किया प्रदान। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और मुंगेली जिले के लोरमी में पुलिस विभाग महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम को लेकर स्कूल कॉलेजों में चला रहा है जागरूकता अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना पोत INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ध्वज युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में किसी सैन्य इकाई की विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उनके लिए यह अत्यंत संतोषजनक और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि INS वलसुरा ने पेशेवर उत्कृष्टता प्राप्त कर ली है और अपने जिम्मेदारियों का श्रेष्ठता के साथ निर्वहन किया है। And in particular the officers and sailors of INS Valsura for achieving this remarkable feat. I also congratulate you for an excellent parade, immaculate turnout, and high standard of drill and discipline. इस अवसर पर परेड का आयोजन किया गया और राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वर्ष 1942 में स्थापित INS वलसुरा भारतीय नौसेना के लिए प्रमुख प्रशिक्षण इकाई है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय नौसेना, तटरक्षक और अन्य मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों और नाविकों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना है। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद का आज सुबह जामनगर में वायु सैनिक अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। गुजरात के राज्यपाल तथा वरिष्ठ मंत्रियों, स्थानीय सांसद और जिला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिले की अंतिम तिथि तक कुल 12 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें से 4 निर्दलीय और बाकी विभिन्न राजनीतिक दलों से हैं। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तय समय तक कुल 12 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल कराया है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च से नाम निर्देशन पत्र दाखिले के लिए अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था। अपना नामांकन दाखिले के लिए कुल 17 अभ्यर्थियों ने फॉर्म लिया था, लेकिन नामांकन दाखिल करने 12 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे। नाम निर्देशन पत्र दाखिले के बाद अब 25 मार्च से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 28 मार्च तय की गई है। और आज नाम निर्देशन की आखिरी तारीख निर्धारित समय तक कुल 12 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरा गया है। कल नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी, संवीक्षा रिटर्निंग अफसर के द्वारा की जाएगी और इसके बाद 28 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद दिनांक 12 अप्रैल को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। मैं खैरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। यहां 12 अप्रैल को मत डाले जाएंगे और 18 अप्रैल को मतगणना होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में कल 1600 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 21,530 मरीज उपचाराधीन हैं।
वहीं प्रदेश में 12,845 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 25 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.19% पहुंच गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजे के दावों की जांच करने की अनुमति दे दी है। अब आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में 5% दावों की जांच की जाएगी। दरअसल इन राज्यों में कोरोना से होने वाली मौतों के आधिकारिक आंकड़े और क्लेम में अंतर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौत का मुआवजा पाने के लिए दावा करने की समय सीमा भी तय कर दी है। इसके बाद अब मौत के 90 दिनों के भीतर ही क्लेम किया जा सकेगा। मुंगेली जिले के लोरमी में पुलिस विभाग महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम को लेकर स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चला रहा है। गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश पुलिस विभाग ने अभिव्यक्ति ऐप तैयार किया है। अभिव्यक्ति ऐप से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। ऐप के जरिए महिलाएं कहीं से भी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकेंगी। इसको लेकर मुंगेली जिले की लोरमी पुलिस टीम अभिव्यक्ति ऐप इस्तेमाल करने के बारे में स्कूल कॉलेज जाकर छात्राओं को सतर्कता संबंधी जानकारी दे रही है। इस बीच छात्राओं को पुलिस सहायता के नियम संबंधी पैम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। इसको लेकर लोरमी एसडीओपी माधुरी धिरही ने बताया कि राजीव गांधी कॉलेज लोरमी में उपस्थित छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी गई। यह ऐप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं की जागरूकता और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए बनाया गया है। आज राजीव गांधी महाविद्यालय लोरमी में अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। अभिव्यक्ति ऐप जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित एक सुरक्षा ऐप है महिलाओं की जागरूकता और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए। इसमें अभिव्यक्ति ऐप में महिलाओं द्वारा अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड कर बिना थाने जाए उस पर ही अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिस पर तत्काल सुनवाई होगी थाने के माध्यम से। और इसी के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम था ये, जो स्कूली बच्चों ने जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने वाली छात्राओं ने बताया कि यह ऐप बहुत ही अच्छा है। इसकी जानकारी हम दूसरों को भी देंगे ताकि महिला संबंधी होने वाले अपराधों में रोक लगाई जा सके। हमारे लोरमी क्षेत्र से पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने हमें महिलाओं के अपराध के बारे में किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और हमें अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी बताएं कि हम घर बैठे कैसे हम अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हमें ऑनलाइन ही सुरक्षा कैसे प्रदान हो सकती है। और हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताएं कि कैसे ऑनलाइन या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम कैसे अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यह ऐप SOS फीचर या पैनिक बटन से लैस है। बटन दबाते ही यूजर के पास तुरंत पुलिस सहायता पहुंचेगी। 13वें आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाकों के करीब 45 युवाओं को BSF द्वारा बेंगलुरु भेजा गया है। इस जत्थे में 24 लड़कियां और 21 लड़के शामिल हैं। इस दौरान युवाओं को बेंगलुरु के प्रसिद्ध दर्शनीय और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। जत्थे में शामिल युवाओं ने बताया कि भ्रमण के दौरान वे वहां की संस्कृति और खान-पान आदि से रूबरू हो सकेंगे। बेंगलुरु जा रहे हैं ताकि यहाँ की गतिविधियों को, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से वहाँ पे दिखाया जाए कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे वहाँ कल्चर, रीति रिवाज, खान पान जो भी है यहाँ पे ला के लोगों को बताना है कैसे क्या क्या करते हैं और लोगों के विकास के लिए उनको मदद करना है सर। मतलब वहाँ के कल्चर के बारे में जानना है और अपने कल्चर के बारे में वहाँ बताना है कि अपने ज़िले के कैसे कल्चर में रहते हैं, रहन सहन, और वहाँ के कल्चर के बारे में भी हमें जानकारी लेना है। वहीं सीमा सुरक्षा बल के ASI हरीश चंद्र ने बताया कि आदिवासी विनिमय कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण कराया जाता है, जिससे वह एक दूसरे के खान पान, रहन सहन और कामकाज आदि से रूबरू हो सकें। जा रहे हैं जो कि हमारा डिपार्टमेंट की तरफ एक प्रोग्राम हर साल दिया जाता है और ये प्रोग्राम हमारा 23 से लेकर के 1 अप्रैल तक होगा। इसमें बेंगलोर के जो टूरिस्ट प्लेस हैं बच्चों को उसका भ्रमण कराना, वहाँ के जो कार्यक्रम होंगे उनमें भाग दिलाना, या कोई भी कंपटीशन होगा प्रतियोगिता उसमें भाग लेना।
गौरतलब है कि खेल मंत्रालय भारत सरकार के युवा कार्यक्रम के तहत ट्राइबल यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जनजातीय युवाओं को अन्य प्रदेशों का भ्रमण कराया जाता है। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी और गांधीवादी उषा मेहता के बारे में। आज हम गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 मार्च 1920 को सूरत में हुआ था। बचपन से ही वे ब्रिटिश शासन से संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थीं। 1928 में 8 वर्ष की अल्पायु में उषा ने पहली बार साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बालिका होने के बावजूद वे शराब की दुकानों के सामने विरोध प्रदर्शन किया करती थीं और गुपचुप विभिन्न पर्चे बांटा करती थीं। नमक सत्याग्रह के दौरान उषा समुद्र का पानी अपने घर लाई और उससे नमक बनाया। उषा ने 1939 में बम्बई के विल्सन कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही उन्होंने पढ़ाई बंद करने और स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने का फैसला किया। 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में उषा मेहता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओजस्वी भाषणों को गुपचुप जनता तक पहुंचाती थीं। इससे उषा को सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने विश्व के कोने कोने तक भारत की आवाज पहुंचाने में सहायता की। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस रेडियो की पहली उद्घोषणा की। इस शो में उषा ने अंग्रेजी और हिंदी में न्यूज बुलेटिन्स पढ़े। हिंदुस्तान हमारा गीत के साथ शो आरंभ हुआ और अंत में वंदे मातरम बजाया गया। ब्रिटिश अधिकारियों की कड़ी निगरानी के बावजूद उनके रेडियो स्टेशन ने निडरता पूर्वक अंग्रेजों के दमन की खबर जन जन तक पहुंचाई। भूमिगत रहने के लिए उषा मेहता को बार बार अपना ठिकाना बदलना पड़ता था ताकि अंग्रेजों की नजरों से बची रहें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने रेडियो स्टेशन की जगह कई बार बदली। 12 नवंबर 1942 को जब वे गिरगांव से शो संचालित कर रही थीं, तो पुलिस ने उषा मेहता और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उषा को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 1946 में जब उषा को रिहा किया गया तो वे बम्बई में रिहा होने वाली पहली राजनीतिक कैदी बनी। जेल से रिहा होने पर उषा मेहता ने कहा, मैं प्रसन्नता और गर्व के साथ जेल से वापस आई, क्योंकि मुझे बापू का संदेश करो या मरो लोगों तक पहुंचाने का संतोष है और मुझे स्वतंत्रता के लिए इस योगदान पर गर्व है। 80 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 2000 को उषा मेहता का निधन हो गया। अपने देश के लिए लड़ने का उनका जोश और उत्साह सच्ची प्रेरणा है। महान वीरांगना को शत शत नमन। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।